नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग समसामयिक कलाकारों में FM सूजा को पढ़ेंगे, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा को पढ़ेंगे। KH आरा और SH रजा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले FM सूजा के बारे में बात करें। FM सूजा की अगर बात करते हैं तो 1924 में जिनका जन्म होता है और 2002 में जिनकी मृत्यु हो जाती है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म कहाँ हुआ? तो 1924 में गोवा में हुआ। गोवा वर्तमान में प्रमोद सावंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वही गोवा है। महाराष्ट्र के बगल वाला है, समुद्र के किनारे है, थोड़ा फेमस जगह होता है, टूरिस्ट प्लेस है। अगला पॉइंट लिखा है कि 1940 ईस्वी में सूजा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ली। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। मुंबई में बहुत फेमस है, बहुत सारे कलाकार यहीं से शिक्षा लिए हैं। अगला पॉइंट लिख के आता है कि पैग कलाकार समूह के संस्थापक। तो पैग कलाकार समूह के संस्थापक के रूप में कौन सा जो है शामिल हैं, कौन नाम फेमस है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जो नाम है पैग कलाकार समूह के लिए शामिल। अगला पॉइंट आएगा कि पैग कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग किया? ब्लैक आर्ट तकनीकी का प्रयोग मूल रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो FM सूजा के द्वारा ही किया गया है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा ही किया गया है। ब्लैक आर्ट तकनीकी क्या है? तो संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है और कहीं कहीं पर गाढ़े रंग उभरे हुए किनारे में चमकते हैं, प्रकाश में आकृतियों का आभास दिया जाता है। यही मूल रूप से ब्लैक आर्ट तकनीकी है। ब्लैक आर्ट तकनीकी। गोवा के ग्रामीण जीवन पे मुंबई के शहरी जीवन का चित्रण किसने किया है? तो आप जानते हैं गोवा में इनका जन्म हुआ है, तो गोवा के ग्रामीण जीवन पे मुंबई के शहरी जीवन को चित्रित करने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का रहा। गोवा में जन्म हुआ, मुंबई में मूल रूप से जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो पढ़े हैं उसको दर्शाने का प्रयास इन्होंने किया है कि गोवा के ग्रामीण जीवन को मुंबई के शहरी जीवन के साथ चित्रित करने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बहुत अच्छे से किया है। अगला पॉइंट आएगा कि किस कलाकार ने 3 विवाह किया तथा 1967 ईस्वी से अपनी तीसरी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। नाम क्या होगा? तो तीसरी शादी मूल रूप से किए फ्रांसिस न्यूटन सूजा 1967 में। फ्रांस में रहना स्टार्ट नहीं, न्यूयॉर्क में रहना स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क शहर चले जाते हैं 1967 से ही। गोवा में जन्म हुआ, मुंबई में शिक्षा पाई, न्यूयॉर्क में रहना स्टार्ट कर दिया। किस चित्रकार का मुख्य विषय नारी स्थिति जीवन तथा व्यक्ति चित्रण रहा है? तो नारी स्थिर जीवन तथा व्यक्ति चित्रण को जो है दर्शाने का प्रयास या दिखाने का काम मूल रूप से फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही रहा, यानी FM सूजा का ही रहा। किस चित्रकार ने नारी को मक्कार तथा दुराचारिणी के रूप में चित्रित किया है? तो नारी को मक्कार और दुराचारिणी के रूप में किसने दर्शाया है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा ही दर्शाया जाता है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आएगा कि वह कौन कलाकार है जिसका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था? तो रोमन कैथोलिक परिवार में किसका जन्म हुआ है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा का हुआ है। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। गोवा भारत वाला बेल्ट होता है, समुद्र के किनारे वाला। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा किस लिए जाने जाते हैं? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो है नूड फिगर के लिए जाने जाते हैं। नूड फिगर मतलब होता है नग्न आकृतियां, नंगी तस्वीर बनाने के लिए फ्रांसिस न्यूटन सूजा जाने जाते हैं। प्रसिद्ध है चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी। दार्शनिक और प्रेमी किसने चित्रित किया है? तो दार्शनिक और प्रेमी को चित्रित करने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही रहा है। दार्शनिक और प्रेमी को चित्रित करने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही रहा है। सही आंसर होगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पैग का जो है समूह का कलाकार है, ईसा मसीह पे चित्र बनाया है, नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। बहुत फेमस नाम है। अगला नाम आता है सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर के किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया? तो गोथिक शैली से प्रभावित होकर के कौन सी शैली को मूल रूप से या कौन से चित्र को बनाते हैं? तो आदम और ईवा का स्वर्ग से बहिष्कार मूल रूप से बनाने का प्रयास फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया है। आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार चित्र मूल रूप से गोथिक शैली से प्रभावित होकर के FM सूजा ने बनाया। सूजा प्रारंभ में मेस्को के किस कलाकार से प्रभावित थे? तो
दीगो रिवेरा से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। दीगो रिवेरा एक जो है कलाकार रहा है और उससे थोड़ा सा फ्रांसिस न्यूटन सूजा प्रभावित कलाकार रहे। अगला पॉइंट आएगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा के लिए कि गोंगा और मातिस का प्रभाव सूजा के किन चित्रों पर है। तो गोंगा और मातिस का प्रभाव सूजा के कौन से चित्रों पर है? तो ब्लू लेडी है और धूसर भूदृश्य है। तो धूसर भूदृश्य और ब्लू लेडी के लिए मूल रूप से फ्रांसिस न्यूटन सूजा प्रभावित रहे हैं और गोंगवा और मातिस के चित्रों का प्रभाव इस पे दिखाई देता है, चाहे ब्लू लेडी की बात हो चाहे धूसर भूदृश्य हो। अगला पॉइंट आता है कि खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं से प्रभावित होकर के सूजा ने कौन सा चित्र चित्रित किया? प्रणयी चित्र को ज्यामितीय रूप में दर्शाने का काम किसने किया है? F.N. सूजा ने किया है। F.N. सूजा ने। और F.N. सूजा ने मूर्ति भंगिमाओं से प्रभावित होकर के ऐसा दृश्य बनाया है। किसकी मूर्ति भंगिमाओं से? तो खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं को देखने के बाद। अगला पॉइंट आएगा सूजा की कौन सी कलाकृति? सूजा की कौन सी कलाकृति 2005 की क्रिस्टी की नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी थी? तो बर्थ मूर्ति है। बर्थ मूर्ति मूल रूप से क्रिस्टी की नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी। बर्थ को किसने बनाया है? F.N. सूजा के द्वारा बनाया गया है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया, जिनका जन्म गोवा में हुआ। अगला पॉइंट आता है कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1962 ईस्वी में अपनी कौन सी गद्य रचना प्रकाशित की है? तो वुड्स एंड लाइन की गद्य रचना है और इसको 1959 ईस्वी में फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हैं, गोवा में जन्म हुआ है। आगे चल करके इन्होंने पैक कलाकार समूह बनाया। F.N. सूजा उसके सदस्य रहे। बाद में आप जानते ही हैं कि ये कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क चले जाते हैं रहने के लिए 1967 ईस्वी में। अब फ्रांसिस न्यूटन के अच्छे चित्रों के बारे में बात कर लें तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के अच्छे चित्र कौन से हैं? तो टेम्पल डांसर है, बहुत अच्छी रचना है। गोवा लैंडस्केप है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। हैंड है या हेड है, मूल रूप से अच्छी रचनाओं में शुमार है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की। हाई स्ट्रीट गोवान विलेज है, तो ये भी मूल रूप से फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा बनाया गया है। ट्रांसफिगरेंस है, मूल रूप से फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है। टू सेंटर्स इन अ लैंडस्केप है, ऐसी रचना भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाई है। बर्थ रचना को भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है। मेन एंड वुमेन को भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है। चेस सीरीज हो गया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया। लवर्स की अगर बात करें, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है। ब्लू लेडी हो गया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है। और धूसर भूदृश्य आप जानते हैं, धूसर भूदृश्य भी मूल रूप से फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है, जो गोगवा और मातिस के प्रभाव पर आधारित है। तो ये तो बात हम लोगों ने फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में देखी। सभी जरूरी डाटा था, नग्न आकृतियों के लिए जाने जाते थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिसे हमने पढ़ने का प्रयास किया है। आगे बढ़ेंगे, सैयद हैदर रजा को पढ़ेंगे। सैयद हैदर रजा 1922 से 2016 तक का जिनका कार्यकाल रहा है। सैयद हैदर रजा यानी S.H. रजा का जन्म कहाँ हुआ? तो 1922 ईस्वी में मंडला जिला बाबरिया ग्राम मध्य प्रदेश में हुआ है। मंडला जिला कहाँ पे है? शिवराज मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है। अगला, सैयद हैदर रजा ने कला शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। अगला नाम आएगा 1947 ईस्वी में रजा ने K.H. आरा और F.N. सूजा के साथ मिलकर के किस ग्रुप की स्थापना की? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग को स्थापित करने में किसका नाम बहुत खास रहा है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का तो रहा ही है, साथ में सैयद हैदर रजा का भी नाम फेमस है। पैग का कौन सा कलाकार 1950 ईस्वी में पेरिस जाकर बस जाता है? तो आप जानते हैं इससे पहले F.N. सूजा कहाँ न्यूयॉर्क गए थे, तो ये कहाँ जाएंगे? पेरिस जाएंगे। 1950 के आसपास सैयद हैदर रजा पेरिस चले जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1956 ईस्वी में कौन कलाकार फ्रांस का प्रिक्स डेला क्रिस्टी पुरस्कार पाने वाला प्रथम गैर फ्रांसीसी कलाकार बना? तो उसका नाम सैयद हैदर रजा ही है। रजा फ्रांस की किस महिला कलाकार से विवाह करते हैं? तो जेनाइन मोंगीलेट्टे किसकी पत्नी हैं? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा नहीं, सैयद हैदर रजा की पत्नी है, याद रखना। रजा की कला प्रारंभिक स्तर पर कितने या किसके चारों ओर घूमती रही है? तो रजा की जो प्रारंभिक कला है वो अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्रण पे आगे पीछे रही है।
अभिव्यंजनावादी दृश्य चित्रण के आसपास ही घूमती रही है सैयद हैदर रजा की प्रारंभिक स्तर की कला। अगला पॉइंट आता है कि प्रारंभ में रजा फ्रांस की ग्रामीण जीवन से प्रभावित होकर के कौन सी चित्र श्रृंखला बनाते हैं? तो फ्रांस के ग्रामीण जीवन से प्रभावित होकर के इंग्लिश अर्थात चर्च को बनाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? सैयद हैदर रजा जी करते हैं, सैयद हैदर रजा। अगला नाम, किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की? तो युवा कलाकारों को जो है, युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने के लिए सैयद हैदर रजा ने भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी। सैयद हैदर रजा ऐसा काम करते थे। सैयद हैदर रजा क्या थे? तो दृश्य चित्रकार के रूप में ज़्यादा बढ़िया से जाने जाते हैं, दृश्य चित्रकार के रूप में फेमस रहे हैं। अगला पॉइंट आएगा, वह चित्रकार जो आरंभ में जल रंग और बाद में एक्रेलिक रंग में चित्रण किया। तो आरंभ में जल रंग और बाद में एक्रेलिक रंग में चित्रण का कार्य किसने किया है? एस.एच. रजा ने किया, यानी सैयद हैदर रजा ने किया। किस चित्रकार ने राजस्थान पर आधारित चित्रों में एक श्रृंखला बनाई? तो राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला किसके द्वारा तैयार की जाती है? सैयद हैदर रजा के द्वारा ही ऐसा कारनामा किया जाता है। 1980 ईस्वी में कौन चित्रकार अपनी कला में बिंदुओं का प्रयोग किया है? तो कला में बिंदुओं का प्रयोग सैयद हैदर रजा के द्वारा ही किया जाता है, एस.एच. रजा के द्वारा किया जाता है। किस सन के आसपास करते हैं? 1980 के आसपास करते हैं। सैयद हैदर रजा का जन्म कब होता है? 1922 में होता है, यानी 1922 ईस्वी में होता है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। अगला पॉइंट आ रहा है कि बिंदु चित्र जिसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है किसने चित्रित किया? तो बिंदु चित्र को मूल रूप से सैयद हैदर रजा के द्वारा चित्रित किया जाता है। तो सैयद हैदर रजा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। बिंदु में त्रिभुज महत्वपूर्ण था जो अंतरिक्ष, समय और प्रकृति पुरुष यानी नर मादा ऊर्जा को अभिव्यक्ति करता है। तो मूल रूप से बिंदु में त्रिभुज महत्वपूर्ण रहा है, त्रिभुज को ज़्यादा खासियत दी गई है। सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो सौराष्ट्र को चित्रित करने का काम मूल रूप से सैयद हैदर रजा का रहा है। सैयद हैदर रजा आप जानते हैं दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रजा की पेंटिंग सौराष्ट्र है। 10 जून 2010 को क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो जो सौराष्ट्र पेंटिंग है सैयद हैदर रजा की, ये 10 जून 2010 को मूल रूप से 16.42 करोड़ रुपए में बिकी है। याद रखना, 16.42 करोड़, 16.42 करोड़ रुपए में बिकी। अगला पॉइंट आएगा, किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा 1981 ईस्वी में पद्मश्री दिया जाता है और 2007 ईस्वी में पद्म भूषण और 2013 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया जाता है? तो उस कलाकार का नाम है सैयद हैदर रजा। 81 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण सम्मान पा चुके हैं सैयद हैदर रजा जी। सैयद हैदर रजा का जन्म आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला पॉइंट, 2015 ईस्वी में किस कलाकार को फ्रांस सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया? तो द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान 2015 में सैयद हैदर रजा जी को ही मिला है। सैयद हैदर रजा जिनकी अच्छी रचना है सौराष्ट्र के साथ साथ बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सौराष्ट्र हो गया, बारामूला इन रूइंस हो गया, ब्लैक सन हो गया, राजपूत हाउस हो गया, पंचतत्व हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, पीस हो गया, द ब्लेज हो गया, बिंदु एंड अर्थ हो गया। बहुत अच्छी रचनाएं हैं सैयद हैदर रजा की। अगला माँ हो गया, यत्र नार्यस्तु हो गया या फिर यत्ते नायस्तु हो गया, भारतीय समारोह हो गया, प्रकृति हो गया, अवार्तन्य हो गया, जयपुर हो गया, भारत भूमि हो गया, सूर्य एंड नाग हो गया, राजस्थान हो गया, नाद बिंदु हो गया, सत्य असत्य हो गया, सैरीग्राफ हो गया, चौपाटी हो गया, कश्मीर की एक गली हो गया। इस सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सैयद हैदर रजा की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। ये थी सैयद हैदर रजा की रचना। अभी आपने एफ.एन. सूजा की रचना भी देखा था, जिसमें टेम्पल डांसर था, आप जानते हैं, मैन एंड वुमेन था, चेस सीरीज था, लवर्स था, ब्लू लेडी था, धूसर भूदृश्य था। तो वो सारी रचनाएं थी। फ्रांसिस न्यूटन सूजा जिनका जन्म गोवा में हुआ था। सौराष्ट्र है, सूर्य नमस्कार है, पीस है, द ब्लेज है, बिंदु है, अवार्तन है, प्रकृति है, समारोह है। ये सब रचना किसकी है? सैयद हैदर रजा की है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं के.एच. आरा यानी कृष्ण हावलाजी आरा। थोड़ा सा के.एच. आरा के बारे में भी देख लीजिए। जैसे के.एच. आरा की अगर बात करें तो 1914 में जन्म होता है, 1985 में मृत्यु हो जाती है। के.एच. आरा का जन्म हुआ था तो 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बोलाराम सिकंदरा हैदराबाद में मूल रूप से इनका जन्म होता है।
दक्षिण भारत का बेल्ट होता है। सिकंदराबाद, सिकंदरा क्षेत्र है। हैदराबाद, हाँ हैदराबाद क्या है? शहर। कृष्ण हौलाजी आरा का जन्म 14 अप्रैल 1914 को होता है। हौलाजी आरा का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम इनका कृष्ण रहा है। किस कलाकार को कला की विधिवत शिक्षा नहीं मिली थी? तो वो मूल रूप से आरा को यानी कृष्ण हौलाजी आरा को ही मिली है। अगर रजा शब्द है, याद रखना, अगर रजा शब्द है तो एसएच रजा समझना यानी सैयद हैदर रजा समझना। अगर सूजा शब्द आया तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा समझना। अगर आरा शब्द आया तो कृष्ण हौलाजी आरा समझना यानी KH आरा समझना। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह कौन कलाकार था जिसकी माँ का देहांत 3 वर्ष की आयु में हो गया? तो 3 वर्ष की आयु में मूल रूप से आरा की माँ का देहांत हो जाता है और बाद में इन्होंने बहुत सारे काम किए। दत्तक पुत्री भी इनकी आती हैं, रुखसाना पठान आप जानते होंगे। आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में कहाँ होती है? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में इनकी पहली प्रदर्शनी 1942 में होती है, 1942 में होती है। जन्म आप जानते हैं 14 में हुआ है। 1944 ईस्वी में जल रंग से बना चित्र मराठा बैटल पे किस कलाकार को गवर्नर पुरस्कार मिला? तो मराठा बैटल पे KH आरा को ही गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। अगला पॉइंट आता है, कौन कलाकार गिरगांव के केतकर इंस्टीट्यूट से इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड और बाद में आर्ट मास्टर की डिग्री लेता है? तो वो नाम है KH आरा का यानी कृष्ण हौलाजी आरा का। क्या करते हैं? गिरगांव के केतर इंस्टीट्यूट से मूल रूप से इंटरमीडिएट में ड्राइंग करते हैं और बाद में आर्ट मास्टर की डिग्री भी लेते हैं। वह कौन कलाकार है जो दृश्य चित्र यानी स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक और जन जीवन से संबंधित चित्र बनाए हैं? तो स्टिल लाइफ को दर्शाने का काम या फिर दृश्य चित्र को दर्शाने का काम अच्छे से KH आरा का रहा है। हालांकि दृश्य चित्रकार के रूप में भी सैयद हैदर रजा का नाम भी काफ़ी फेमस रहा, लेकिन आरा ने भी ऐसे चित्रण को किया है। अगला पॉइंट आता है कि कौन कलाकार तैल रंग में सिस्टल लाइफ और नग्न नारी और मूल रूप से सिस्टल लाइफ को चित्रित किया है या फिर चित्रण का कार्य किया है? तो KH आरा के द्वारा ही किया जाता है, कृष्ण हौलाजी आरा के द्वारा ही किया जाता है। KH आरा की दत्तक पुत्री कौन है? तो KH आरा की दत्तक पुत्री रुखसाना पठान है। KH आरा की दत्तक पुत्री कौन है? रुखसाना पठान है। अगला पॉइंट आएगा, पैक का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा? तो KH आरा का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि दत्तक पुत्री रुखसाना पठान बनती हैं यानी शादी नहीं होती है, जो अडॉप्ट किया जाता है उसे दत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो रुखसाना पठान मूल रूप से दत्तक पुत्री के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1963 ईस्वी में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्रण को प्रदर्शित किया? तो मुंबई में कौन सा चित्रण? ब्लैक नूड को मूल रूप से KH आरा के द्वारा चित्रित किया जाता है, ब्लैक नूड। अगला पॉइंट आता है आरा की प्रमुख कलाकृतियाँ। तो प्रमुख कलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आप देखें तो रेड फ्लावर्स हो गया, विंडो लाइट हो गया, ब्लू पॉट हो गया, हरा सेब हो गया, ब्रेकफास्ट टेबल हो गया, लोटस पांड हो गया। आदि कलाकृतियों में हरे और पीले, नीले, गुलाबी, चटक लाल रंगों का सम्मिश्रण खूब बढ़िया से दर्शाने का प्रयास KH आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा यानी आजीवन कुंवारा रहने वाला कलाकार करता है। आरा की सजीव आकृतियों की अगर बात करते हैं तो क्या क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन बहुत अच्छी रचना है। स्प्रिंग फेस्टिवल है, हॉर्स रेसिंग है, 6 वर्कर्स है, वुड कटर है, जीहू बीज है, ड्रमर्स मैन विद रेड सॉल है और जो है ड्राइंगर मिलर है, नूड है। ये सारी की सारी रचनाएं KH आरा के द्वारा सजीव आकृति में दर्शाने का प्रयास किया गया है। जो आपको 2 से 3 प्रश्न पक्का करवा सकता है। 2 से 3 प्रश्न एक जो है पेपर में आ जाते हैं इनके, याद रखना। तो डाटा इंपॉर्टेंट है। मकबूल फिदा हुसैन, बात करें अगर जन्म की तो जन्म इनका 1915 में होता है, मृत्यु इनकी 2011 में होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। 95 वर्ष तक ये जीवित रहे हैं, भारत की नागरिकता भी लास्ट में छोड़ते हैं। आइए देखते हैं मकबूल फिदा हुसैन किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकार के रूप में मकबूल फिदा हुसैन फेमस रहे। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में पढ़रपुर क्षेत्र होता है, महाराष्ट्र का बेल्ट होता है, महाराष्ट्र पढ़रपुर में मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 में होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मकबूल फिदा हुसैन ने शिक्षा कहाँ ली? तो देवलालीकर से इंदौर में शिक्षा लेते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है, याद रखना। जन्म इनका कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। शिक्षा कहाँ पे लिए? इंदौर में लिए। हुसैन के कलागुरु कौन थे? तो आप देख सकते हैं हुसैन के कलागुरु तात्राते दामोदर देवलालीकर थे।
सही ऑप्शन यही बनता है। अगला पॉइंट आता है कि किस कलाकार ने 1936 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट से, कहाँ पे है, मुंबई में, इसमें प्रवेश लिया और वहाँ सिनेमा होर्डिंग बनाते समय फुटपाथ पर सोते थे। तो फुटपाथ पे सोते थे, सिनेमा होर्डिंग बनाते थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ते थे। 1936 का सन था। ऐसा मूल रूप से प्रख्यात कार्य मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। ऐसे दिन भी गुजारे हैं, याद रखना, ऐसे दिन भी गुजारे। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि किस कलाकार ने 1941 ईस्वी में फर्नीचर डिजाइनर का कार्य किया। फर्नीचर डिजाइनर आप जानते हैं, आपके घरों में पड़ा होगा फर्नीचर इस साइड में उस साइड में, तो उसमें डिजाइन बनाने का काम मकबूल फिदा हुसैन ने 1941 ईस्वी में किया। जन्म इनका कब हुआ? 1915 में हुआ। 1915 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि वह कलाकार कौन है जो 1946 ईस्वी में नौकरी छोड़ करके जल रंग में दृश्य चित्र बनाते हैं। तो जल रंग में दृश्य चित्र बनाने का काम मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। कब बनाते थे? नौकरी छोड़ करके जल रंग में दृश्य चित्र बनाने का काम मकबूल फिदा हुसैन ने 1946 में किया, 1946 ईस्वी में किया है। मकबूल फिदा हुसैन 1946 ईस्वी में सुनहरा संसार नामक कला प्रदर्शनी प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखने के लिए चित्रकार आते हैं KH आरा और FN सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा आते हैं, KH आरा आते हैं। कौन? सुनहरा संसार प्रदर्शनी देखने के लिए। किस सन में आयोजित होती है? 1947 में आयोजित होती है। अगला पॉइंट आता है कि 1950 ईस्वी में कौन अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी मुंबई में करता है। तो एकल प्रदर्शनी अपने चित्रों की मकबूल फिदा हुसैन जी करते हैं। याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। मकबूल फिदा हुसैन, अच्छा, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। MF हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। यह भी पॉइंट पूछा जा चुका है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, 1955 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? केंद्रीय ललित कला का पहला पुरस्कार मकबूल फिदा हुसैन को ही 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का मिलता है। अगला याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वैसे नहीं 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एक ही परीक्षा में। अगला पॉइंट आता है, किस कलाकार ने 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किया था। ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार छपा है। क्वेश्चंस कहा जाता है पाब्लो रुई पिकासो के साथ किसकी चित्र मूल रूप से एक साथ प्रदर्शित होते हैं? तो नाम मकबूल फिदा हुसैन का बनता है। किसके चित्र प्रदर्शित होते हैं? रामायण के चित्र प्रदर्शित होते हैं। कितने चित्र प्रदर्शित होते हैं? 30 चित्र प्रदर्शित होते हैं। किस सन में प्रदर्शित होते हैं? 1971 में प्रदर्शित होते हैं। याद रखना, कहां की प्रदर्शनी में? तो ब्राजील की प्रदर्शनी में पाब्लो रुई पिकासो के साथ 30 चित्र महाभारत कथा के प्रदर्शित होते हैं। अगला पॉइंट आता है, 1967 ईस्वी में बनी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। ये फिल्म इतनी बार पूछी गई है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, जिसने बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर का 60 फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया। यह फिल्म किसकी है? तो मकबूल फिदा हुसैन को गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस फिल्म के लिए? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म के लिए। कब? 1967 ईस्वी में। सन याद रखना, क्योंकि सन से ही क्वेश्चंस मकबूल फिदा हुसैन जी लेकर के आते हैं, चाहे वो घोड़ों की रचना पूछ लें, चाहे मूल रूप से थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर पूछ लें 1967 वाली। आगे बात करते हैं तो रामायण और महाभारत चित्र श्रृंखला हिंसा व अन्याय का विषाद रूपक है, किसके चित्रित हैं? तो मूल रूप से अन्याय का विषाद हो, महाभारत हो, रामायण हो और श्रृंखला हो हिंसा की, ये सब के सब मकबूल फिदा हुसैन के चित्रण हैं। याद रखना, मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक उच्च लेवल के कलाकार रहे हैं। अगला पॉइंट आता है, हुसैन का वह चित्र जो प्रेम और आशा का प्रतीक है। तो मदर टेरेसा मूल रूप से प्रेम और आशा का प्रतीक है। कौन सा चित्र? मदर टेरेसा। किसने बनाया है? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। भारत के प्रख्यात समसामयिक कलाकारों में एक रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में आप जानते हैं 1915 में इनका जन्म हुआ। बाद में आते हैं यहाँ पे देवलालीकर से थोड़ा बहुत शिक्षा लेते हैं। कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर के बाद आगे निकल जाते हैं कहाँ? मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, वहाँ शिक्षा उच्छा ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी तो होर्डिंग बनाते हैं, सिनेमा के होर्डिंग बनाते हैं और सड़क पे सोते हैं। बाद में आगे चल के ये भारत के उच्च सदन के सदस्य बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। याद रखना। अगला पॉइंट आता है 1991 की कला प्रदर्शनी स्पेलस फ्रंट पेस खाड़ी के युद्ध से संबंधित रही है। ये मकबूल फिदा हुसैन की है। श्वेतांबरी 1992 में है। सफ़ेद सर्वोपरि भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी है, मकबूल फिदा हुसैन की है। अगला 1992 ईस्वी में विसर्जन प्रदर्शनी
विसर्जन प्रदर्शनी देवी की भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी है, किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। स्थापना कला इंस्टॉलेशन में भी किस कलाकार ने कार्य किया है? तो मकबूल फिदा हुसैन ने इंस्टॉलेशन में खूब अच्छे से कार्य किया, यानी स्थापना कला में भी बहुत अच्छे से कार्य किया है। अगला पॉइंट आता है कि 1990 ईस्वी में श्री धरणी गैलरी नई दिल्ली, श्री धरणी गैलरी नई दिल्ली में थिएटर ऑफ द एस बर्ड नाम से किस कलाकार ने स्थापना प्रस्तुत की थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने थिएटर ऑफ द एस बर्ड के रूप में एक स्थापना प्रस्तुत की थी। किस कलाकार की कला सदा विवादित रही है? तो विवादित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन की कला ही रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में प्रदर्शित कर दें, या मूल रूप से देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दें, या फिर महिलाओं की नंगी तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दें, इसलिए सदैव विवादों में रहे। अगला, हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्राकृतियां 1970 ईस्वी में बनाई, जिसे हुसैन ने किस पत्रिका में 1996 ईस्वी में पेंटर या फिर कसाई शीर्षक से प्रकाशित करवाई थी? कसाई शीर्षक से मूल रूप से हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को नंगी तस्वीरों में मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन ने निकलवाया था। तो विचार मीमांसा वो पुस्तक होती है, विचार मीमांसा में ये हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्राकृति बनवाते हैं। अगला पॉइंट आता है, जमीन चित्र किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कई खंडों में विभाजित होती है? मकबूल फिदा हुसैन ने जमीन चित्र को बनाया है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात, नीली रात के चित्रकार कौन है? नीली रात बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया है। चाहे जमीन पूछे, चाहे नीली रात पूछे, या फिर अन्य डाटा पूछे, बहुत सारी रचनाएं हैं मकबूल फिदा हुसैन की, जिसमें आप देखेंगे तो पोस्ट कार्ड हो, वुमेन एट वर्क हो, राजस्थानी वुमेन हो, ब्लैक हिल हो, महाभारत सीरीज हो, माधुरी दीक्षित हो, जमीन हो, बूंदी हो सीरीज हो, बहुत सारी रचनाएं हैं। अंतिम भोज हो, लास्ट सफर भी पूछा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन का ही है। अगला पॉइंट आता है, घोड़े चित्र जो गति और ऊर्जा के रहस्यात्मक प्रतीक हैं, किसने चित्रित किया है? तो घोड़े चित्र को मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही चित्रित किया जाता है। मकबूल फिदा हुसैन जो आज पढ़ाया जा रहा है, शब्दशः डाटा याद रखना, आपका काम बन जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अपने घोड़े के चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो घोड़े का चित्र बहुत फेमस है, मकबूल फिदा हुसैन का है। अगला पॉइंट आता है, मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो मदर टेरेसा सीरीज भी मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई जाती है। 1958 ईस्वी में लैंप और मकड़ी किसने पेंट किया? तो लैंप और मकड़ी को पेंट करने का काम मकबूल फिदा हुसैन का ही रहा है, नाम याद रखना। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है, जो एक विवादित चित्र रहा है? तो भारत माता का चित्र मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही चित्रित होता है। विवादित चित्र रहा है, हाँ बिल्कुल रहा है। अगला पॉइंट आता है, हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम क्या रहा है? तो एक्रेलिक ऑन कैनवास पे मूल रूप से भारत माता को मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया है। अगला पॉइंट, हुसैन की सर्वविदित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग में बनाई गई? तो गुलाबी रंग में मकबूल फिदा हुसैन ने भारत माता को नग्न अवस्था में दर्शा दिया, इसीलिए विवाद बढ़ जाता है। एक्रेलिक ऑन कैनवास पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट, भारत का पिकासो किस कलाकार को कहा जाता है? तो भारत का पिकासो दो लोगों को कहा जाता है, पहला तो मकबूल फिदा हुसैन, दूसरा यामिनी रंजन राय। तो पहला भारत का पिकासो किसे? मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। 2000 ईस्वी में हुसैन ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को लेकर के कौन सी फिल्म बनाई? तो गजगामिनी फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई थी। माधुरी दीक्षित के साथ गजगामिनी फिल्म बनाई थी, किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने। एमएफ हुसैन ने 2004 में अभिनेत्री तब्बू को लेकर कौन सी फिल्म बनाई? तो तब्बू को लेकर के मूल रूप से इन्होंने मीनाक्षी फिल्म बनाई, अ टेल ऑफ द सीरीज, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज, अ टेल ऑफ थ्री सिटीज मूल रूप से तब्बू के साथ बनाई थी मीनाक्षी फिल्म में। अगला, किस भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो वो मनमौजी कलाकार है मकबूल फिदा हुसैन, याद रखना, थोड़ा सा विवादों के घेरे में सदैव रहे हैं। एमएफ हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कितनी फिल्में बनाई हैं? तो 12 फिल्मों का निर्माण मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। अगला पॉइंट आता है, मकबूल फिदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे? तो वो लघु चित्र शैली कौन सी रही है? बसोहली लघु चित्रण शैली रही है, जिससे वो थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं। बसोहली लोक कला पे आधारित चित्र शैली रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रभावित रहे हैं। मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा का सदस्य कब नियुक्त किया जाता है? तो 1986 का दौर होता है, जब ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला पॉइंट आता है, एमएफ हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का पुरस्कार कब मिलता है? तो पद्मश्री 1966 में मिलता है, पद्म भूषण 1973 में मिलता है, और विभूषण मूल रूप से 1991 ईस्वी में मिल जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। मकबूल फिदा हुसैन को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का कला रत्न कब मिलता है? तो 1978 का सन वो होता है जब इन्हें कला रत्न से जो है सम्मानित
किया जाता है। अगला पॉइंट आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यास्पति मानद उपाधि किसे दी जाती है? वाचस्पति कहे या फिर विद्यापति कहे। विद्यापति मानद उपाधि होती है, विद्यापति वाचस्पति जो उपाधि है मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन को बीएचयू के द्वारा भी दी जाती है, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली वाले से दी जाती है और मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटका वाले से भी इन्हें दी जाती है। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या है? राजा रवि वर्मा अवार्ड केरल सरकार द्वारा हुसैन को कब दिया गया? तो राजा रवि वर्मा को जो अवार्ड है केरल सरकार इन्हें 2007 में देती है। किसे देती है? मकबूल फिदा हुसैन को नवाजती है। अगला पॉइंट आता है हुसैन शैली की विशेषता क्या थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने जो शैली बनाई उसमें मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट आता है मकबूल फिदा हुसैन भारत कब छोड़ते हैं? 2006 का वो सन होता है जब ये भारत छोड़ करके कतर देश जाते हैं। याद रखना बहुत सारे देश जाते हैं लेकिन ये कतर की नागरिकता लास्ट में ले लेते हैं। 2010 में कतर की नागरिकता लेते हैं कौन? मकबूल फिदा हुसैन जी। 9 जून 2011 का वो दिन होता है जब ये 95 वर्ष की आयु में मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु हो जाती है। ये सन इंपॉर्टेंट है 2011 का और स्थान इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंदन के बहुत बार पूछा गया लंदन में कहां पे? तो मूल रूप से 2011 में लंदन के बामपाट अस्पताल में मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में होती है। हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव ज्यादा रहा है? तो मकबूल फिदा हुसैन पे मूल रूप से घनवाद का प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाई देता है, तो घनवाद का प्रभाव खूब ज्यादा रहा है। ये इतना डाटा प्रसिद्ध कलाकृतियां, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल मनन कर डालिएगा, 10 बार याद करिएगा कम से कम। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, एक वीडियो कम से कम ये 2 से 3 बार देख लीजिएगा, 2 से 3 नंबर आपको दिला देंगे। मकबूल फिदा हुसैन की कलाकृतियां कौन है? तो पोर्ट्रेट ऑफ चांद बीबी है, पोस्ट कार्ड है, वुमेन एट वर्क है, राजस्थानी वुमेन है, ब्लैक हिल है, ब्लू फिगर एट अ टाइगर है, टाई हार्स है, गणेश सीरीज है, अम्ब्रेला सीरीज है, देवदास सीरीज है, हार्स सीरीज है, रामायण सीरीज है, महाभारत सीरीज है, अल्हाद सीरीज है, मदर टेरेसा सीरीज है, बूंदी, जमीन, माधुरी दीक्षित, अंतिम भोज आदि जो है बहुत फेमस चित्र हैं। आप जानते हैं इन्होंने 12 फिल्में में भी बनाई हैं, तो 12 फिल्मों में जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बताने का प्रयास किया, चाहे मीनाक्षी फिल्म हो, चाहे गजगामिनी फिल्म हो, चाहे वो मूल रूप से आपको कौन रचना आपसे पूछी गई थी लैंप और मकड़ी की, चाहे वो रचना हो, आपको सब बताने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है आप लोग करें। के हब्बर की, तो के हब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कहाँ पे होता है? कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है कांटीगिरी। कांटीगिरी कहीं मिलता है, कहीं केंटीगिरी मिलता है, तो जो लिखा मिले वही समझ लेना। कुल मिला के कर्नाटका प्रांत में होता है। कर्नाटका में एक गुफा पाई जाती है, आप जानते होंगे, बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ पे है? तो बादामी गुफा कर्नाटका में ही स्थित है। तो के हब्बर का जन्म कहाँ पे? 1912 में कर्नाटका में हुआ है। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति अपने दीवार पे उकरने से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ। जो राजा रवि वर्मा ने एक चित्र बनाया सरस्वती की प्रतिकृति, तो सरस्वती की प्रतिकृति को मूल रूप से उन्होंने अपने दीवार पे चित्रित कर दिया। किसने? कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने। तो इससे उन्होंने चित्रकला सीखने का जो है थोड़ा सा विश्वास जग जाता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए के हेब्बर ने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया है। रिटचिंग आर्टिस्ट के रूप में थोड़ा सा कार्य किया है। किसने? के हब्बर ने। किसके यहाँ? फोटोग्राफर के यहाँ। रिटचिंग आर्टिस्ट मतलब थोड़ा सा धनिक वर्ग के यहाँ, और आर्टिस्ट का कार्य करना, उन्हें अच्छे से सजाने का कार्य करना, वो हो जाता है। कहाँ पे किया? मुंबई में किया। किसने किया? कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने किया। अगला पॉइंट, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा करके 1939 ईस्वी में इन्हें संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो जाते हैं। कहाँ पे? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट, के हेब्बर का पूरा नाम पूछा गया क्वेश्चन से, कंटागिरी कृष्ण हेब्बर। कंटागिरी या कांटीगिरी कृष्ण हेब्बर मूल रूप से इनका पूरा नाम था। के हेब्बर किससे प्रभावित थे? तो के हेब्बर लोक कला से प्रभावित कलाकारों में शुमार रहे। अगला पॉइंट आता है कि के हेब्बर ने अपनी कर्मस्थली मुंबई को बनाया। अच्छा, आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से इन्होंने शिक्षण का कार्य किया है।
वहीं पे टीचर हुए हैं तो वहीं पे अपनी कर्मस्थली भी बनाते हैं। के हब्बर की चित्रकला पर जैन, मुगल, राजपूत शैली का प्रभाव परिलक्षित होता दिखाई देता है। हेब्बर वर्ष 1949 ईस्वी से जूलियस एकेडमी पेरिस में चित्रकला का अध्ययन करने जाते हैं। आप जानते हैं जन्म इनका 1912 का है। 1912 में जन्म होता है, 1949 में मूल रूप से जूलियन एकेडमी पेरिस चले जाते हैं चित्रकला की पढ़ाई के लिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रण शैली कैसी रही है। तो ये अंतिम दिनों में जो चित्रण शैली बनाए हैं मूल रूप से रेखात्मक रही इनके चित्रण की शैली, लास्ट समय की चित्रण शैली। जैसे आप जानते हैं बैगेर है, कृष्णदास चेरियट है, मार्केट है, पीकॉक है, ये सब रचना किसकी है? तो के हेब्बर की ही है। तो रेखात्मक रही है इनके अंतिम दिनों की चित्रण शैली। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि हेब्बर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गे की लड़ाई, ये बहुत बार पूछा गया है। मुर्गे की लड़ाई कैसा है? तो तैलीय रंग में है, वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मुर्गे की लड़ाई किसकी रचना है? ये बहुत बार पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ ले कि किस संग्रहालय में रखा हुआ है। तो चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि के हेब्बर पश्चिम कलाकार पाल गोगवा और पाल सेंजा से प्रभावित थे। हाँ, बिल्कुल थे। कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर पश्चिम भारतीय नहीं, कुल मिला के पश्चिमी कलाकार बोले जाते हैं, पाल गोगवा और पाल सेंजा, तो इनसे खूब ज़्यादा प्रभावित रहे। आगे अगर बात करते हैं तो कैंटागिरी हेब्बर की बात करें तो इनसे कहा जाता है कि कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर को 3 बार ललित कला अकादमी नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेब्बर की कला शैली में एक विशिष्ट लयात्मक दृष्टिगत होती दिखाई देती है। गांव के त्यौहार के वैभव, बहुरंगी लोक सांस्कृतिक और अमिट प्रभाव हेब्बर की कला परिलक्षित होता दिखाई देता है। के हेब्बर मुंबई में अपना सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन ललित कला अकादमी से 3 बार पुरस्कार प्राप्त करते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आता है हेब्बर को भारत सरकार द्वारा, के हेब्बर को भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में पद्मश्री मिलता है। 1989 ईस्वी में पद्म भूषण प्राप्त होता है। प्रमुख चित्र की अगर बात करते हैं, वैगर है, वैगर के साथ साथ कृष्णदा चेरिएटर है, मार्केट चित्र है, पीकॉक चित्र है, एलिफेंट चित्र है, फ्रेंड एट नाइट चित्र है, द वीणा चित्र है, काक फाइट चित्र है, हंगरी शोल चित्र है, वर्कर्स चित्र है, पौंड चित्र है, रिक्शा पुलर चित्र है, द तमाशा फोक डांस चित्र है, और मूल रूप से फेस्टिवल इन असलम का चित्रण भी मूल रूप से के हेब्बर के द्वारा बनाया जाता है। फ्लड चित्र यानी बाढ़ को भी के हेब्बर ने अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया। द फॉरेस्टर है, रॉकेट सीरीज आदि जो चित्र रचना है, प्रसिद्ध चित्रण शैली है, मूल रूप से के हेब्बर की रही है। तो के हेब्बर से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा गया, मुर्गे की लड़ाई पूछा गया जो वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में है, इनका पूरा नाम पूछा गया कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर, वो आपको याद रखना होगा। जन्म कहाँ पे हुआ? कर्नाटक 1912 में हुआ है। एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखेंगे तो काम आपका बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बढ़ते हैं अगले चित्रकार की तरफ, नारायण श्रीधर बेंद्रे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा नारायण श्रीधर बेंद्रे को। तो ये भी लगभग समकालीन कलाकारों में आते हैं। 1910 में जन्म होता है, 92 में मृत्यु होती है। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। अब जैसे इंदौर शब्द का नाम आए तुरंत आपको याद आएगा कि इंदौर में एक व्यक्ति जाता है और मूल रूप से उसे वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नहीं देवलाली कर से वो शिक्षा ग्रहण करता है। नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। तो MF हुसैन का संबंध किससे रहा है? इंदौर शहर से रहा है। अगला पॉइंट आता है, बाल्यकाल में चेचक के प्रभाव से बेंद्रे की एक आँख दृष्टिहीन हो जाती है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है बाल्यकाल से ही चेचक के शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा मिलता है कि बेंद्रे ने स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स इंदौर में दात्रातेय दामोदर देवलालीकर से कला का अध्यापन प्रारंभ किया। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन भी दात्रातेय देवलालीकर से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं से मूल रूप से नारायण श्रीधर बेंद्रे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल का नाम है स्कूल स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स इंदौर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है 1934 ईस्वी में आपने मुंबई से गवर्नमेंट आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया है। आर्ट में डिप्लोमा मुंबई से आज की डेट में भी बहुत सारे लोग करते हैं, जिसे IGT बॉम्बे कहा जाता है, कई जगह बॉम्बे आर्ट कहा जाता है। तो लोग भी आज भी कर रहे हैं लोग, लेकिन उसकी डिमांड अब थोड़ी सी कम हो गई है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बेंद्रे ने कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है।
कश्मीर गवर्नमेंट विजिटर्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं किसने दी हैं? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा ऐसी सेवाएं दी गई। अगला पॉइंट लिखा मिलता है कि 1950 ईस्वी में बेंद्रे ललित कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष चित्रकला पद पर नियुक्त हुए थे। अच्छा, शिक्षा इन्होंने कहाँ से? तो आप जानते हैं देवलालीकर से, स्टेट स्कूल ऑफ आर्ट्स इंदौर से ग्रहण करते हैं। और नियुक्ति कहाँ पाते हैं? तो ललित कला संकाय महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति पाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि बेंद्रे ने प्रमुख शिष्य, तो बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन कौन हैं? ज्योति भट्ट हैं, त्रिलोक कौल हैं, शांति दवे हैं, गुलाम रसूल संतोष हैं, रतन परीमू हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। तो ये सारे के सारे मूल रूप से रचनाकार किसके चेले हैं? तो ये सभी के सभी नारायण श्रीधर बेंद्रे के चेले हैं, जिनका जन्म 1910 इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। अगला पॉइंट लिखा गया, नारायण श्रीधर बेंद्रे के प्रारंभिक समय के चित्रों में वास तथा ग्वास की तकनीकी में खूब बनाए गए हैं। बेंद्रे ने बिंदुवादी पद्धति में रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें चौड़े तूलिका आदतों में टोन, रंग व टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बिंदुओं का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। अगला पॉइंट आता है 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में बेंद्रे को सम्मानित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो चीन भेजे गए जो सांस्कृतिक दल थे उसमें मूल रूप से नारायण श्रीधर बेंद्रे खास रहे हैं और सम्मानित सदस्य के रूप में इनकी भूमिका रही। बेंद्रे की कला पे मुख्य रूप से राजपूत और मुग़ल कला का प्रभाव पड़ा है। राजपूत और मुग़ल शैली ज़्यादा हावी रही है, जबकि आप जानते हैं कि के अकबर को भी आपने देखा था तो वहाँ पे जैन मुग़ल राजपूत शैली का प्रभाव दिखाई देता था। यहाँ पे राजपूत और मुग़ल ही काफ़ी है। अगला पॉइंट आता है कि बेंद्रे ने फ्रेंच कलाकार गोगवा और मातिस की जो है छितराई, द्रुत विकीर्णता और सेंजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा मूल रूप से ऐसा भी आभास किया गया है। बेंद्रे ने न्यूयॉर्क में ग्राफिक कला को विशेष योग्यता प्राप्त की है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे कहाँ से? न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला की शिक्षा लेकर के आते हैं, विशेष योग्यता लेकर के आते हैं। और अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि मुंबई की गली कूचों और बाज़ारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके कैसे मॉडल बन जाते हैं? तो मुंबई की गली कूचों और बाज़ारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बनते हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे के मॉडल बन जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है बेंद्रे के बारे में कि बेंद्रे के चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियों को स्टिल लाइफ प्रमुख है, जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसा दिखाई देता है। सन 1941 ईस्वी में बेंद्रे को उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक दिया जाता है। कब? 1941 में। बेंद्रे का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में। पुरस्कार कब मिलता है? 1941 में। कहाँ से? तो मूल से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के द्वारा इन्हें गोल्डन पुरस्कार से नवाजा जाता है, यानी स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। अगला पुरस्कार आता है सन 1946 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी पुरस्कार से नवाजा जाता है और इसी वर्ष आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी ये चुने जाते हैं। अध्यक्ष कब चुने जाते हैं? 1946 ईस्वी में चुने जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है सन 1986 ईस्वी में आपको कालिदास सम्मान और शांति निकेतन की अबन गबन पुरस्कार भी दिया जाता है। कालिदास सम्मान से नारायण श्रीधर बेंद्रे कब नवाजे जाते हैं? 1986 में नवाजे जाते हैं, यानी 76 वर्ष की आयु में इन्हें क्या मिलता है? कालिदास सम्मान मिलता है। प्रमुख चित्रों की अगर बात कर लें तो आपको सभी चित्र बिल्कुल शब्दशः याद होना चाहिए। प्रमुख चित्रों में सौराष्ट्र के वरवाड़ हैं, सूरजमुखी का फूल है, कंधे पर बच्चा श्रृंगार है और लकड़ी का गट्ठर उठाते हैं, फूल बेचने वाली है, पूछा गया क्वेश्चन से, लकड़ी काटने वाली युवती है, ज्येष्ठ की दोपहरी है, दार्जिलिंग की चाय बागान में युवती है, गाय और बछड़ा है, तोता और चमेलियन है, राजस्थान के ग्रामीण है, काठियावाला का ग्रामीण है, हरी की पैड़ी है, हरिद्वार है, बनारस घाट है और ओमकालेश्वर का चित्र भी बहुत अच्छे से नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाया है। बनारस घाट को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो बनारस घाट मूल रूप से नारायण श्रीधर बेंद्रे की भी अच्छी रचनाओं में शुमार है। हमें उम्मीद है दोनों कलाकार समझ में आए होंगे कि के अकबर 6 मूर्तिकारों में शामिल है। चाहे सुरेंद्र नाथ कर का नाम हो जो बिहार में जन्मे, चाहे श्रीधर महापात्रा का नाम हो जो उड़ीसा में जन्मे, चाहे मूल रूप से नाम आए चिंतामणि कर का। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल खड़गपुर वाले हैं चिंतामणि कर, जिनकी बहुत अच्छी रचना टाइटल्ड बहुत बार पूछी गई है।
चाहे बात हो मीरा मुखर्जी की, धनराज भगत की या फिर सांखो चौधरी की। आप सांखो चौधरी को जानते हैं, परगना बिहार में जिनका जन्म होता है। चाहे लीला मुखर्जी से क्वेश्चन पूछे, चाहे अमरनाथ सहगल से। तो आज हम लोग सभी को देखने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने पेन पेपर उठा लिया होगा। पहला पॉइंट लिया गया, सुरेंद्र नाथ कर का जन्म कब? तो 1892 ईस्वी को बिहार में हुआ। सुरेंद्र नाथ कर ने कला की शिक्षा तो नंदलाल बोस और अवनींद्र नाथ ठाकुर से ली थी। याद रखना, कला की शिक्षा किससे ली? अवनी बाबू और मास्टर मोसाई के द्वारा दिया गया। सुरेंद्र नाथ कर वास्तुकला विद्या में पारंगत कलाकारों में शुमार रहे हैं। याद रखना, सुरेंद्र नाथ कर बहुत अच्छा कलाकार माना जाता है, प्रख्यात मूर्तिकार हैं। सुरेंद्र नाथ कर ने लिथोग्राफ विद्या का प्रशिक्षण लंदन से प्राप्त किया है। लिथोग्राफी को सीखने का कार्य लंदन जाते हैं, वहां से करते हैं। वास्तुकार सुरेंद्र नाथ कर 1915 ईस्वी में विचित्रा क्लब के सदस्य बनते हैं और सुरेंद्र नाथ कर शांति निकेतन कला भवन में शिक्षक पद पे भी नियुक्ति प्राप्त करते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। काम बहुत सारे किए हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि वास्तुकार सुरेंद्र नाथ कर ने वास्तुकला की पश्चिमी पूर्वी शैलियों के साथ भारतीय स्थापत्य शैली को समाहित करने का काम किया है। तो जोड़ने का काम सुरेंद्र नाथ कर ने बहुत अच्छे से किया। जन्म कहाँ पे हुआ? 1892 बिहार में। गुरु कौन रहे इनके? तो नंदलाल बोस और अवनींद्र नाथ ठाकुर। अगला नाम आता है श्रीधर महापात्रा का। श्रीधर महापात्रा की अगर बात करते हैं तो जन्म 1912 में पुरी उड़ीसा में होता है। उड़ीसा मतलब वही कोणार्क वाला बेल्ट, ठीक है। नवीन पटनायक जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे बात करें तो श्रीधर महापात्रा के मूर्ति शिल्पियों पर वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। श्रीधर महापात्रा श्रृंगार रस के प्रधान शिल्पी में जाने जाते हैं। श्रृंगार रस के अच्छे शिल्पियों में शुमार हैं श्रीधर महापात्रा जी। श्रीधर महापात्रा के पिता गिरधारी महापात्रा उड़ीसा की मूर्तिकला शैली के एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो गिरधारी महापात्रा भी प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर महापात्रा परंपरागत यथार्थवादी शैली के महान कलाकारों में शुमार रहे हैं। श्रीधर महापात्रा परंपरागत यथार्थवादी शैली के महान कलाकारों में, उच्च शैली के कलाकारों में शुमार रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर की मूर्ति शिल्पी में नायिका विषयों की प्रधानता रही है। नायिका मतलब महिलाओं की प्रधानता रही है, जिसमें नायिकाओं को दर्शाने का प्रयास किया गया। चाहे वो राधा कृष्ण की काठ वाली मूर्ति हो, चाहे शिव और सती का हो, चाहे अर्धनारीश्वर का हो, चाहे अभिसारिका का हो। अभिसारिका पूछा गया क्वेश्चन से, नायिका भी पूछा गया क्वेश्चन से। तो सारी की सारे डाटा मूल रूप से किसने बनाए हैं? श्रीधर महापात्रा ने बनाए। श्रीधर महापात्रा बारीक नक्काशी और काष्ठ खुदाई शिल्पों के लिए बहुत फेमस कलाकारों में शुमार रहे हैं, बहुत कुशल कलाकारों में शुमार रहे हैं। बारीक नक्काशी करते थे, काष्ठ की खुदाई भी बहुत अच्छे से करते थे। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि श्रीधर महापात्रा लखनऊ कला विद्यालय में क्ले मॉडलिंग विभाग में 1943 ईस्वी में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं। किस सन में? 1943 में। जन्म इनका कब होता है? 1912 में। 1912 में इनका जन्म होता है। किस कॉलेज में? लखनऊ कला विद्यालय में। आप जानते हैं लखनऊ कला विद्यालय में एक अच्छे प्रिंसिपल होते हैं जिनका नाम होता है अजित कुमार हल्दर। 1925 में वो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि श्रीधर महापात्रा ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हाँ, बिल्कुल प्राप्त किया था। और अगला पॉइंट दिया गया कि श्रीधर महापात्रा उड़ीसा के मंदिरों और वहां की मूर्तियों से काफी ज्यादा प्रभावित रहे, यानी कलिंग वाले बेल्ट से ज्यादा प्रभावित रहे, इसीलिए कास्ट में मूर्तियां खूब अच्छे से बनाते रहे। अगला पॉइंट आएगा श्रीधर महापात्रा के बारे में कि श्रीधर महापात्रा प्रख्यात क्या रहे हैं? तो मूर्तिकार रहे हैं, उसके बाद चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए? तो स्नान करती बाला हो, मिलन हो, द फर्स्ट किस हो या फिर पार्वती गणेश हो, ये सब रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो ये सारे चित्र हैं श्रीधर महापात्रा के। जबकि अगर शिल्पी की बात हो यानी मूर्ति की बात हो तो मूर्ति में राधा कृष्ण बहुत अच्छी मूर्ति है। राधा कृष्ण काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। शिव और सती की बात हो, काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। उमा की तपस्या हो, अर्धनारीश्वर हो, काष्ठ उत्कीर्ण है। गंगा काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। नायिका है, अभिसारिका काष्ठ उत्कीर्ण मूर्ति है। और नवरस जो है सीमेंट में बनाया गया श्रीधर महापात्रा की प्रख्यात मूर्तियों में शुमार है। तो ये तो बात हो गई श्रीधर महापात्रा के बारे में। अभी आपने सुरेंद्र नाथ कर को पढ़ा, श्रीधर महापात्रा को पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं चिंतामणि कर के बारे में। चिंतामणि कर मूल रूप से खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म होता है, 1915 का सन होता है। आइए उन्हें देखते हैं, फिर उनके प्रख्यात शिल्पियों के बारे में देखेंगे। चिंतामणि कर भारतीय चित्रकला में मूल रूप से इनका संबंध एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में रहा है। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में होता है। इन्हें चित्रकला
के गुरु के रूप में कौन स्वीकार करते हैं, मूल रूप से किसके शिष्य होते हैं, तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के प्रख्यात शिल्प जो है शिष्यों में शुमार रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर नहीं अवनी बाबू के शिष्य थे। श्रीधर महापात्रा मूल रूप से तो आप जानते हैं कि पिताजी गिरधारी महापात्रा बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, तो उन्हीं से शिक्षा ले लेते हैं। हालांकि ये जो है आगे चलते हैं और बंगाल शैली में भी इन्होंने चित्रकारी की है, वहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत सीखे हैं। बाद में लखनऊ आर्ट कॉलेज में आते हैं, वहाँ पे एज टीचर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो श्रीधर महापात्रा की बात है। चिंतामणि कर मूल रूप से क्षितेंद्र बाबू के अच्छे शिष्यों में शुमार रहे। अगला पॉइंट कि चिंतामणि कर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त की, तो हाँ प्राप्त की। इससे पहले श्रीधर महापात्रा ने भी प्राप्त की, इससे पहले सुरेंद्रनाथ कर ने भी प्राप्त की। अगला पॉइंट आता है चिंतामणि कर को उनके मूर्ति शिल्प द स्टैंड के लिए स्वर्ण पदक मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था, स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। किसे नवाजा गया था? चिंतामणि कर को। एक बार क्वेश्चन से छपा हुआ है, इसलिए याद रखना। वर्ष 1948 में लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के लिए चिंतामणि कर को द स्टैग मूर्ति शिल्प का निर्माण करवाया गया था। 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर मूर्ति कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो 1938 में पेरिस चले जाते हैं। जन्म इनका कब होता है? 1915 ईस्वी में होता है। अगला पॉइंट आता है कि चिंतामणि कर का शिल्प माध्यम क्या रहा है? तो चिंतामणि कर का जो शिल्प माध्यम रहा है वो लकड़ी में बनाते हैं, टेराकोटा में बनाते हैं, पत्थर में बनाते हैं और धातु में भी चित्रण का कार्य कर देते हैं। अगली एक बहुत अच्छी रचना आती है चिंतामणि कर की, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड की बात करें, पहले आप मूर्ति देख लीजिए, यही है मूर्ति अनटाइटल्ड। किसने बनाया है? चिंतामणि कर के द्वारा बनाया जाता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला चिंतामणि कर की है, जिसका माध्यम क्या रहा है? तो अप्सरा को इन्होंने ब्रांज माध्यम यानी कांसा माध्यम में बनाया है। ललित कला अकादमी का कला रत्न पुरस्कार कब मिलता है इन्हें? तो 2004 में मिलता है। 2005 में इनकी मृत्यु होती है, उससे पहले कला रत्न अवार्ड भी मिल जाता है। चिंतामणि कर का निधन कब होता है? 2005 में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट, अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं? तो चिंतामणि कर की प्रमुख पुस्तकों में शुमार है क्या? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर। ये चिंतामणि कर के द्वारा लिखी गई अच्छी पुस्तकें हैं, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर। चिंतामणि कर को 1974 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भी मिलता है और चिंतामणि कर को प्रमुख चित्र शकुंतला है। और शकुंतला कब बनाया गया? 1936 में बनाया गया। किस पे बनाया गया? कागज पर ग्वास और इंक के द्वारा चिंतामणि कर ने शकुंतला को सहेजा है, शकुंतला को बनाया है। किस सन में बनाया? 1936 में बनाया था। अगला पॉइंट आता है कि चिंतामणि कर ने मूर्ति शिल्प पर द ग्रोबियन इमेज और द स्कल्पचर स्पीकिंग नामक 2 लघु फिल्मांकन का भी आयोजन किया है। किस पे? द ग्रोबियन इमेज पे किया है और दूसरा द स्कल्पचर स्पीकिंग में। इन दोनों पे मूल रूप से इन्होंने छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप का फिल्म भी बनाया। अच्छा, चिंतामणि कर की अच्छी शिल्प कौन सी हैं? तो अच्छी शिल्पों में जो शुमार है स्टैंडिंग वुमेन है। स्टैंडिंग वुमेन किस में बनाया गया? ब्रांज माध्यम में बनाया गया। फ्लाइंग फिगर की अगर बात करें तो फ्लाइंग फिगर भी ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाया गया। जबकि फ्लाइट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। फ्लाइट मूर्ति भी बहुत अच्छी मूर्तियों में शुमार है और चिंतामणि कर के द्वारा ही बनाई जाती है। शक्ति की अगर बात करते हैं तो कास्ट माध्यम में बनाया गया है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। जबकि नायिका मूर्ति जो बनाई गई ये ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाई जाती है, याद रखना। अगला प्रख्यात मूर्ति आता है गणेश का। गणेश मूर्ति भी ब्रांज माध्यम में चिंतामणि कर के द्वारा बनाया जाता है। स्केटिंग द स्टैंड जो है ये मूल रूप से किसमें बनाया गया है? ये भी ब्रांज माध्यम की अच्छी मूर्तियों में शुमार है। और क्लाउड मैसेंजर या माँ और बच्चा जो है ये टेराकोटा माध्यम में बनाई गई प्रख्यात मूर्तियों में शुमार है। क्लाउड मैसेंजर माँ और बच्चा ये टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है, पकी हुई मिट्टियों में बनाई गई मूर्ति है। मूर्तिकार कौन है? चिंतामणि कर है। चिंतामणि कर वही जो क्षितेंद्र बाबू के अच्छे चितेरों में शुमार हैं, अच्छे चेलों में शुमार हैं, अच्छे शिष्य में शुमार है। चिंतामणि कर का जन्म 1915 खड़गपुर पश्चिम बंगाल में होता है। मृत्यु कोलकाता 2005 में होती है। आगे बात करते हैं हम लोग तो लीला मुखर्जी के बारे में देख लेते हैं। लीला मुखर्जी की अगर बात करें तो लीला मुखर्जी का जन्म 1916 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। लीला मुखर्जी भित्ति चित्रकार हैं, भित्ति कलाकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी भी हैं लीला मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी है कौन? लीला मुखर्जी।
लीला मुखर्जी ने अपनी कला शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की, यानी बंगाल से प्राप्त की है। शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनती हैं? तो शांति निकेतन से पहली महिला कलाकार जो शिक्षा प्राप्त करती हैं नाम है लीला मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी। अगला पॉइंट आता है, लीला मुखर्जी की प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। तो लीला मुखर्जी प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार के रूप में प्रख्यात हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट आएगा, प्रसिद्ध शिल्पकार मृणालिनी मुखर्जी क्या हैं? तो लीला मुखर्जी की पुत्री हैं मृणालिनी मुखर्जी, जो आज की डेट में बहुत फेमस रही। लीला मुखर्जी का निधन कब होता है? 2003 में दिल्ली में लीला मुखर्जी अंतिम सांस लेती हैं। अंतिम सांस दिल्ली में लेती हैं। जन्म 1916 में कहाँ पे होता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। लेकिन पढ़ाई कहाँ करती हैं? शांति निकेतन में करती हैं। अच्छा, शादी किससे हुई? तो विनोद बिहारी मुखर्जी से हुई। ये बात लीला मुखर्जी की हो गई, प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं अमरनाथ सहगल के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा इसमें प्रख्यात मूर्तिकार नहीं है, तो वहां आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को हल करना है। अमरनाथ सहगल 1922 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। अमरनाथ सहगल का जन्म कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में जिला अटक, कैंप बेलनपुर, वर्तमान पाकिस्तान में। जिला अटक, कैंप बेलनपुर, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे अमरनाथ सहगल का जन्म होता है। किस सन में होता है? 1922 में होता है, यानी 1922 में होता है। अमरनाथ सहगल भारत विभाजन के दौरान 1947 में पाकिस्तान से आकर के दिल्ली में बस जाते हैं। अमरनाथ सहगल कलाकार शीर्षक नाम से कविताएं भी लिखा करते हैं। तो अमरनाथ सहगल प्रख्यात कवि भी रहे हैं, कलाकार भी रहे हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आएगा कि अमरनाथ सहगल ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में कला शिक्षक पद पर रह करके अपनी सेवाएं दी हैं। तो हाँ, दी हैं। कहाँ पे? नई दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में इन्होंने एज अ टीचर के रूप में कार्य किया है। अमरनाथ सहगल ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1966 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की थी। और अमरनाथ सहगल के द्वारा मुख्यतः जो मूर्ति है वो गौणतया छापाकार और चित्रकार के रूप में जानी जाती है। तो मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं और चित्रकार हैं कौन? अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल का जन्म कहाँ पे हुआ? सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ। अगला पॉइंट आता है कि अमरनाथ सहगल मूर्ति शिल्प का प्रायः माध्यम कैसा रहा है? तो जो अमरनाथ सहगल ने मूर्तियां बनाई वो कांसा माध्यम में ही, ब्रांज माध्यम में ही ज़्यादातर बनाई हैं। ज़्यादातर माध्यम जो है ब्रांज ही रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी की प्रतिमा हो, चाहे वो मूल रूप से आक्रोशित भरी चीखें हो, चाहे माँ और शिशु हो। आगे बात करते हैं तो अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्पी अभिव्यंजनावादी रही है। अमरनाथ सहगल मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, जैसे डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा लीला मुखर्जी जानी जाती हैं। आगे बात करें तो 1958 ईस्वी में अमरनाथ सहगल को उनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें, क्राइज अनहर्ड की अगर बात करते हैं, अनसुनी चीखें क्राइज अनहर्ड पर ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें गोल्डन पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक सम्मान से भी नवाजा जाता है। किस सन में? 1958 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक इन्हें मिल जाता है। किसके लिए? अनसुनी चीखे के लिए, यानी क्राइज अनहर्ड के लिए। अगला पॉइंट आता है, अमरनाथ सहगल ने लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स यानी सान्याल स्टूडियो में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? तो मूल रूप से अमरनाथ सहगल ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स जो कॉलेज है कहाँ पे है? सान्याल स्टूडियो के पास है। तो वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, फिर आगे उन्होंने कार्य किया है। अमरनाथ सहगल का जन्म आपको हर हाल में याद रखना है, कैंप बेलनपुर पाकिस्तान 1922 यानी 1922 में हुआ है। अगली पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अमरनाथ सहगल के बारे में क्या कहा जाता है? तो अमरनाथ सहगल द्वारा रचित जो काव्य श्रृंखला है जिसे कहा जाता है लोन सोम जर्नी। लोन सोम जर्नी को किसने लिखा? अमरनाथ सहगल ने लिखा। क्या है? प्रख्यात मूर्तिकार हैं। एक नई सुबह की प्रतीक्षा मूल रूप से काव्य संग्रह है। तो एक नई सुबह की प्रतीक्षा किसने लिखा है? अमरनाथ सहगल के द्वारा लिखा जाता है। अगला पॉइंट आएगा, अमरनाथ सहगल फाववादी कलाकार हेनरी माथिस से काफी प्रभावित रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी माथिस से इनमें से कौन प्रभावित रहा है? तो आपको लगाना होगा अमरनाथ सहगल प्रभावित रहे। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा वर्तमान में कहाँ पे है? तो नगर पालिका पार्क लक्समबर्ग में मूल रूप से इस टाइम पे महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। किसने बनाया है महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा? तो अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाई गई है। अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्प आगे बढ़ते कदम पर वर्ष 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार किस पे मिलता है? तो आगे बढ़ते कदम पे मिलता है। किसकी रचना है? अमरनाथ सहगल की रचना है। अगला पॉइंट, अमरनाथ सहगल ने लिथियो नहीं कैलीग्राफी चित्र बनाने
और जिसका आधार कैसा रखा, तो कैलीग्राफी चित्र को बनाने के लिए मूल रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया, उर्दू भाषा का प्रयोग किया। तो याद रखना कैलीग्राफी चित्र किसने बनाए हैं, अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया जाता है। अमरनाथ सहगल जन्म तो मूल रूप से कहाँ पे होता है, आप जानते हैं पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान का बेल्ट होता है कैंप बेलनपुर, 1922 में जन्म होता है। लेकिन इनकी निधन आप जानते हैं ये नई दिल्ली में आते हैं, बस जाते हैं 1947 के पास। तो 2007 में नई दिल्ली में इनके अंतिम सांस लेते हैं, यानी निधन होता है। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की अगर बात करते हैं तो रामायण श्रृंखला बनाई जो कागज पे जल रंग के द्वारा है, 2004 की श्रृंखला है। और महाभारत चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाई है कागज पे जल रंग के द्वारा, 2004 में वो भी। अमरनाथ सहगल की ये चित्र श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद अमरनाथ अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक भारत में कलाकारों को बौद्धिक संपत्ति का आधार जो है, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, विशेषतया रचना, स्वास्थ्य का नैतिक अधिकार दिलवाने में महत्वपूर्ण निभाने का जो है काम किया और उसके अग्रदूत बन करके उभरे। तो अमरनाथ सहगल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। बात करते हैं आगे, तो अमरनाथ सहगल के बारे में कहा जाता है कि अमरनाथ सहगल दिल्ली में 1956 ईस्वी में स्थापित विज्ञान भवन के लिए 40 गुणे 140 फीट का कांस्य म्यूरल बनाया। किसने बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया। कहाँ पे बनाया, तो मूल रूप से विज्ञान भवन के लिए बनाया। वो म्यूरल कांस्य म्यूरल बनाया जो 1956 से 60 ईस्वी के माध्यम में पूर्ण हुआ और स्थापित किया गया। अमरनाथ सहगल भारत के मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, कवि हैं और शिक्षक भी रहे हैं। तो कवि, शिक्षक, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस रहा है, भारत के अमरनाथ सहगल बहुत फेमस नाम रहे हैं, जो 2007 में बिल्कुल काल के कपाल में चले जाते हैं, 2007 में जिनकी मृत्यु हो जाती है। प्रख्यात मूर्तियों की अगर बात करते हैं तो प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन कौन सी है अमरनाथ सहगल की, आपको प्रख्यात मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई, अनवर्ड मार्च बनाया जो आगे बढ़ते खत्म है, द कैपेबिलिटी है यानी बंदी है, एमिंग फॉर एक्सीलेंस है बहुत अच्छी मूर्ति है, अपराइजिंग है, पैलेस ऑफ टाइम है, अनसुनी चीखें हैं, आक्रोश भरी चीखें हैं, माँ और शिशु है, गिरते हुए पत्ते हैं, संगीत में कंपन है, भूख मूर्ति है, बलात्कार मूर्ति है, बांसुरी वादक मूर्ति है, पैसेज ऑफ टाइम है, द चार्ज है और संघर्ष है। ये सब के सब मूर्ति शिल्प हैं, किसने बनाए हैं, सभी के सभी मूर्ति अमरनाथ सहगल ने बनाया, जिनका जन्म कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ था। प्रमुख चित्रों की अगर बात करें केवल चित्र की, तो चित्र को बनाने में सबसे पहला चित्र प्रतीक्षा है जो कैनवास पे तैलीय रंग के द्वारा बनाया गया। देन गणेश चित्र है जो सिल्क स्क्रीन पे बनाया गया। फिर ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण है जो कागज पर मिश्रित माध्यम में बनाया गया है, किसके द्वारा, अमरनाथ सहगल के द्वारा। अगला चित्र आता है विदाई वन गमन राम लक्ष्मण सीता की खोज के लिए मंत्रणा करते हुए मिश्रित माध्यम में बनाया गया। विदाई वनगमन अगर बात करते हैं तो ये भी मूल रूप से किसकी रचना है, किसके द्वारा चित्र बनाया गया, अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया गया। तो इतना नाम अमरनाथ सहगल के बारे में आपको याद रखना होगा, काम आपका बन जाएगा। मृत्यु कहाँ पे हुई, 2007 दिल्ली में हुई है। जन्म कहाँ पे हुआ, आपको याद रखना है कैंप बेलनपुर पाकिस्तान में हुआ। कब हुआ, 1922 में हुआ, यानी 1922 में हुआ है। अगला प्रमुख प्रख्यात कलाकार, चित्रकार जो आप नाम जाने वो याद रखिएगा, शंखो चौधरी का। शंखो चौधरी की अगर बात करते हैं, जन्म 1916 में परगना बिहार में एक संथाल परिवार में हुआ था। शंखो चौधरी का पारिवारिक नाम नर नारायण था, लेकिन उपनाम शंखो के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शंखो चौधरी 1945 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से कला में डिप्लोमा करते हैं। मूर्तिकार रामकिंकर बैस के निर्देशन में इनका डिप्लोमा पूर्ण होता है। तो याद रखना इनके कला गुरु कौन, रामकिंकर बैस हो जाते हैं। 1945 ईस्वी में ही धातु ढलाई नेपाली पद्धति का प्रशिक्षण भी कौन लेता है, तो शंखो चौधरी के द्वारा लिया जाता है। बर्ड ब्रांज माध्यम में बनाया गया है। ये है बर्ड रचना, देख लीजिए, ये है बर्ड, ये है इनका बर्ड, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ये बर्ड है, मूल रूप से शंखो चौधरी का है। ब्रांज माध्यम यानी कांसा माध्यम में बनाया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो शंखो चौधरी एक प्रयोगवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। शंखो चौधरी का जन्म याद रखना, परगना कहाँ पे, बिहार में। शंखो चौधरी अपने शिल्पों में अंतिम सज्जा के रूप में विपरीत सामग्री जैसे प्रस्तर लकड़ी हो गया, लकड़ी धातु हो गया, धातु के साथ ईंट और सीमेंट का प्रयोग हो गया, इसमें ज़्यादा करते रहे। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से शिल्पी कला के लिए एक संपूर्ण कार्यशाला की स्थापना की। यहाँ पे आप 20 वर्षों तक लगातार कला अध्यापक के रूप में कहा। तो बड़ौदा में मूल रूप से शंखो चौधरी 20 साल तक लगातार कला अध्यापक के रूप में कार्य किए हैं, कला शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं। 1976 में राष्ट्रीय ललित अकादमी की गढ़ी कार्यशाला में भी शिल्प कला का कार्यस्थल मूल रूप से इन्होंने किया है। शिल्प कला में मूल रूप से इन्होंने कार्यशालाएं स्थापित की हैं, किसने, मूल रूप से शंखो चौधरी के द्वारा किया गया। शंखो चौधरी के मूर्ति शिल्प आरंभ में घनवादी प्रवृत्ति के
जो है प्रभावित थे, घनवाद से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं स्टार्टिंग में सांखो चौधरी जी। कौन कौन से पुरस्कार सांखो चौधरी के मिल चुके हैं तो आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिलता है सांखो चौधरी को 1956 में, पद्म पुरस्कार 71 में, विश्व भारती का अवन गमन पुरस्कार 1979 में मिलता है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि 1997 में मिलती है, विश्व भारती विश्वविद्यालय से पीएचडी यानी दासीकोत्तरम से 1998 में मिलती है, कालिदास सम्मान 2002 में मिलता है, आदित्य बिड़ला कला पुरस्कार 2002 में इन्हें मिलता है। किसको मिलता है? सांखो चौधरी को मिलता है। सुप्रख्यात मूर्तिकार हैं, परगना बिहार में जिनका जन्म 1916 में होता है। प्रमुख मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करते हैं तो सांखो चौधरी नारी आकृति, वन्य जीव के अतिरिक्त आवाच्य अंकन के सिद्धस्थ कलाकारों में शामिल रहे। लोक कला और आदिवासी कला के साथ उनका विशेष लगाव रहा है। प्रमुख मूर्ति शिल्पियों में वर्ड फ्राम आता है, मदर एंड चाइल्ड आता है, डक स्टैंडिंग फिगर आता है, फिगर ऑन द वुमेन आता है, मौना बेंद्रे या फिर मौना बेंद्रे आता है, द वर्ड आता है, न्यूड आदि जो है सांखो चौधरी की महत्वपूर्ण काष्ठ कलाकृतियों में शुमार है। पुरस्कार भी बहुत कुछ मिला है, जो है अच्छी अच्छी मूर्तियां भी इनकी फेमस रही हैं। अगला नाम धनराज भगत का देखेंगे। प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में धनराज भगत जाने जाते हैं। धनराज भगत की अगर बात करते हैं, जन्म कहाँ पे हुआ? 1917 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ है। शिल्पकला में डिप्लोमा कहाँ से मिलता है? तो म्यू कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इन्हें मूल रूप से डिप्लोमा मिलता है शिल्पकला में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में मूर्तिकला विभाग में विभागाध्यक्ष कब होते हैं? तो मूल रूप से ये आगे चल करके कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं और उसी पद से मूल रूप से सेवानिवृत्त भी होते हैं। धनराज भगत पेपर मेसी सीमेंट, आगे बात करते हैं धनराज भगत के लिए तो पेपर मेसी, सीमेंट कास्टिंग, धातु ढलाई और बिल्डिंग सिरेमिक, लकड़ी, प्रस्तर, धातु, एमेलिंग माध्यमों में तकनीकियों का कार्य बहुत अच्छे से किया है। धनराज भगत लकड़ी, प्रस्तर, धातु, सीमेंट आदि के लिए अतिरिक्त कीलों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करते थे। शिल्प के गढ़े हुए कलाकारों में शुमार रहे। धनराज भगत कल्पना प्रधान और भावुक शिल्पियों के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत प्रख्यात मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो मूर्तिकार के रूप में जैसे डीपी राय चौधरी जाने जाते थे, ऐसे धनराज भगत प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। चाहे घोड़े की नालबंदी हो, आप देखेंगे बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। धनराज भगत दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य और ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे हैं। किसके? दिल्ली शिल्पी चक्र के। धनराज भगत का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ था। उसके द्वारा निर्मित जो है चित्राकृतियां कैसी हैं? तो भव्य चित्राकृतियां दिखाई देती हैं। धनराज के झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और अक्रियतम अभिव्यंजना रही है। अक्रियतम अभिव्यंजना दिखाई देती है। धनराज भगत ने बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पे मूर्तियां गढ़ी हैं। यथार्थवादी पद्धति में मूर्तियां गढ़ी हैं। धनराज भगत की प्रमुख मूर्ति शिल्प घोड़े की नालबंदी है। घोड़े की नालबंदी बहुत फेमस रचना है, आप देख लीजिए नीचे यही है घोड़े की नालबंदी। घोड़े की नालबंदी किसने बनाई? तो यह धनराज भगत की मूर्तियां हैं। देख लीजिए घोड़े हैं, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ये नाल बन रहा है इनका, ठीक है। तो किसकी रचना है? धनराज भगत की है। बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। लाहौर में जिनका जन्म 1917 में होता है। 1977 ईस्वी में धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया जाता है। 1977 में मूल रूप से इन्हें पद्मश्री से जो है नवाजा जाता है। मृत्यु उपरांत राजकीय कला विद्यालय चंडीगढ़ से अपना परिसर में धनराज भगत की स्मृतियों को संजोने के लिए स्कल्पचर पार्क की स्थापना भी हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो मूल रूप से चंडीगढ़ में हो जाती है। ये सब नाम हो गया। अब थोड़ा सा प्रसिद्ध शिल्पी देख लें। जैसे आप देख रहे होंगे तो शिवा डांसिंग बहुत अच्छी शिल्पी है। ये है भगवान शिव नटराज के रूप में दर्शाए गए हैं। शिवा डांसिंग को मूल रूप से प्लास्टर माध्यम में श्रीमती कमला भगत के निजी संग्रहालय में रखा हुआ है। धनराज भगत ने जो बनाया था। किसके? श्रीमती कमला भगत के निजी संग्रहालय में रखा हुआ है। शिवा डांसिंग धनराज भगत की प्रख्यात मूर्तियों में शुमार रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शिल्पियों के लिए तो इनकी जो है अच्छी अच्छी शिल्प कौन है? शिवा डांसिंग है प्लास्टर में, सितार वादक है सीमेंट में, वांसुरी वादक है ब्लेंडर कॉपर में, जबकि कॉस्मिक मैन है प्लास्टर में, द किस है लकड़ी में, मैन है प्लास्टर और आयरन में, पोर्ट्रेट है लकड़ी में, द किंग है वुड एंड ब्रॉन्ज नेल्स में मूल रूप से बनाया गया है धनराज भगत के द्वारा। धनराज भगत को याद रखना बहुत फेमस नाम है। यथार्थवादी पद्धति पे इन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को गढ़ा है। आपने सभी का नाम लगभग देख लिया। धनराज भगत के बाद हम लोग प्रख्यात मूर्तिकार जिनका जन्म कोलकाता में होता है उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी 1923 से 1998 तक जिनका कार्यकाल रहा है। जन्म कब हुआ? 1923 में हुआ कोलकाता में। आगे मीरा मुखर्जी मुख्य रूप से
क्या हैं, तो मूर्तिकार हैं, याद रखना है। मीरा मुखर्जी प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। मीरा मुखर्जी ने आरंभिक कला शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ली है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इफेंड्री जो राज्य में मेहमान था उससे कला प्रशिक्षण किसने लिया है, तो ऐसा कारनामा भी मीरा मुखर्जी के द्वारा ही किया जाता है। 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में टोनी स्टैंडलम और हेनरिक किंचर से मूर्ति कला की शिक्षा भी प्राप्त की है। कहाँ पे, म्यूनिख में, कहाँ, जर्मनी में। अगला, मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों से डोकरा कास्टिंग में भी प्रशिक्षण को ग्रहण किया है यानी प्राप्त किया है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री सम्मान 1992 में यानी भारत सरकार ने 1992 में दिया है। अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो प्रमुख प्रतिमा सिस्टिंग वुमेन है, ब्रांज माध्यम में 1990 में बनाया गया मीरा मुखर्जी के द्वारा। मीरा मुखर्जी की प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन सी है, तो बांसुरी बजाने वाला, देख लीजिए ये है बांसुरी वादक यानी बांसुरी बजाने वाला। किसकी रचना है, मीरा मुखर्जी की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। आगे बात करते हैं, देख लीजिएगा, अशोका इन कलिंगा, मिनी बस, सृष्टि, माँ और बच्चा, अर्थ करीज, द रूम, द स्टॉर्म प्रमुख कांस्य शिल्पियों के रूप में जानी जाती है। मीरा मुखर्जी ने बनाया है। मीरा मुखर्जी की जो पुस्तक है उसे मेटल क्राफ्ट्स मैन इन इंडिया तथा फोक मेटल आर्टिजन्स